नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रणवीर सिंह। रणवीर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। शारजाह में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया। आज का दूसरा मैच दुबई में अब से कुछ देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला जारी। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। जी हां, अगर हम आईपीएल की बात करें तो शारजाह में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया है और अभी अभी ये मैच खत्म हुआ है और इस पूरे मैच में 165 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पंजाब ने 6 विकेट पर 158 रन ही बना सकी और उसे मैच गंवाना पड़ा। इससे पहले बैंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 164 रन बनाए। बैंगलोर के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 57 रन का योगदान दिया और पंजाब के लिए हेनरिक्स और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट लिए। और अगर हम इस मैच को देखें तो रणवीर, जिस तरीके से ये मैच पूरा चला है, क्या कहेंगे आप कि अब क्या कुछ लग रहा है आपको? आरसीबी ने इस मैच में जिस तरह से अंतिम ओवर में जाकर के 6 रन से हराया पंजाब टीम को, तो एक तो ये कि सीजन में आरसीबी की टीम जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरा, इस मैच में जिस तरह से मैक्सवेल अपने धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह का उन्होंने बेजोड़ सा प्रदर्शन किया और टीम को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई। जी, और अगर हम आरसीबी के स्कोर पर अगर एक नजर डालें तो कप्तान विराट कोहली ने जो है 25 रन का योगदान दिया है और देवदत्त की बात करें पाडिक्कल की तो 40 रन उन्होंने बनाए। मैक्सवेल ने 57 रन की पारी खेली और एबी डिविलियर्स जो है 23 रन पे रन आउट हुए और कुल मिला के एक हम ये कह सकते हैं कि 7 विकेट पर 164 रन का जो लक्ष्य उन्होंने दिया था वो हासिल नहीं हो पाया। और अब जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम है वो थोड़ा मजबूत स्थिति में आ गई है। बिल्कुल। तो ये तो बात थी अभी के मैच की और अब बात करते हैं आज के दूसरे मैच की। दुबई में आज के दूसरे मैच में अब से कुछ देर बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। क्या कुछ होने वाला है इस मैच में, बता रही हमारी सहयोगी पुष्पलता। सुपर संडे में अब से कुछ देर बाद आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। केकेआर के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा। इस मैच में जीत कोलकाता को प्लेऑफ की रेस में एक कदम और आगे कर देगी, लेकिन हार प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की सभी संभावनाओं को खत्म कर देगी। वहीं पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैदराबाद की टीम अब कोलकाता का खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड में इयान मोर्गन की टीम का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता को 13 मैचों में जीत मिली है। वहीं हैदराबाद की टीम ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, आईपीएल का दूसरा मैच भी अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और अगर अंक तालिका पर एक नजर डालें तो सीएसके इस समय 12 मैचों में 9 जीत के साथ 18 पॉइंट लेकर शीर्ष पर बनी हुई है। वहीं उसके ठीक पीछे दिल्ली कैपिटल्स है जिसने 12 मैचों में 9 मैच जीते हैं और 18 अंक उसके भी हैं। आरसीबी के अब 12 में से 8 जीत के साथ 16 अंक हो गए हैं। वहीं केकेआर 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है और अब
अब जो दूसरा मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, सनराइजर्स हैदराबाद की स्थिति देखें तो बॉटम की टीम है, 11 में से अब तक सिर्फ 2 मैच जीते हैं, 4 अंक है, क्या कुछ कहेंगे? लगता नहीं है कि हैदराबाद की टीम तो बाहर हो ही गई है प्लेऑफ से, लेकिन ये है कि जो टीमें 10-10 पॉइंट के साथ हैं, उनके साथ जो भी फिक्सचर इसके होंगे, ये कोशिश करेगी कि उन टीमों का काम कर दे। तो काम लगाने वाली टीम अभी ये कहलाएगी। और देखते हैं कि चूंकि 10 पॉइंट के साथ, चाहे वो केकेआर है, पंजाब टीम है, राजस्थान रॉयल्स है या मुंबई इंडियंस है, ये चारों टीमें 10 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से नीचे हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सी टीम ऊपर पहुंचती है और हैदराबाद किसको चांस देती है कि वो टीम ऊपर प्लेऑफ में जाए। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं महिला क्रिकेट की। कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच महिला क्रिकेट टीम के बीच जो मैच हुआ है, दिन रात का एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच, वो ड्रॉ हो गया है। क्या कुछ रहा खास इस मैच में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोनी शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर बनाए थे 377 रन और दूसरी पारी चौथे दिन 3 विकेट पर 135 रन बनाकर घोषित की थी। पहली पारी में स्मृति मंधाना ने 127 और दूसरी पारी में बनाए थे 31 रन। मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चौथे और आखिरी दिन 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट पर सिर्फ 36 रन बनाए और मुकाबला ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 241 रन बनाकर घोषित कर दी थी। महिला टेस्ट मैच 4 दिनों का ही होता है और इस मैच में बारिश की वजह से पहले 2 दिन खेल पूरा नहीं हो पाया था। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए मुनीश शर्मा, कृष्णात्रेय। जी हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ पे मंधाना की बात चल रही है, प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया और शतकीय पारी जो है इस टेस्ट में उन्होंने खेली थी और काफी इस समय जो भारत की महिला टीम है काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जिस तरह का प्रदर्शन हम कर रहे हैं और पहले के जो मैचेस में जिस तरह की हमारी टीम ने प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स, ये 2 मुंबई के खिलाड़ी जो इंडियन टीम में आई हैं, मुंबई का जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, वो जिस तरह से स्ट्रेट बैटिंग करते हैं और उसी तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी लगातार ये कर रही हैं जब से इंडियन टीम में आई है। और अब टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने शतकीय पारी बहुत धमाकेदार अंदाज में पूरी की थी, तो वो दिखाता है कि वो लंबा उनका कैरियर है और जिस तरह की बल्लेबाजी वो करती हैं, सामने वाली टीम जरूर हाथ पांव उसके फूले रहते हैं जब तक वो विकेट पर रहती है। जी, और अगर हम देखें तो जो स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया में ये जो इतिहास रचा है, वो टेस्ट शतक में लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और मंधाना ने जिस तरह से ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस रही है, 216 गेंदों पर 127 रन बनाकर वो उन्होंने पारी खेली थी अगर हम शतक की बात करें, और 22 चौके और 1 छक्के लगाकर उन्होंने लोगों का खासा मनोरंजन भी किया था। तो जब भी आती हैं कुछ न कुछ इतिहास बनाकर जाती हैं और जिस तरह से हम देखें तो इस मैच में प्रदर्शन किया है भारत की महिला क्रिकेट टीम में, तो उससे जो है खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल, जिस तरह का प्रदर्शन किया, और कोई भी टीम जब वो मैदान में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वैसे ही वो उसके हौसले बुलंद होते हैं और सामने वाली टीम थोड़ा सा डाउन नजर आती है। और अब बात करते हैं शूटिंग की। भारत ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और इस समय जो है हम बुलंद हौसले की बात कर रहे थे रणवीर, तो हमारी जो निशानेबाजी की टीम है इसने भी यही काम किया है। आइए सुनते हैं इस मैच पर हमारे सहयोगी शिव प्रकाश की ये रिपोर्ट।
पेरू में जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में दांव पर लगे 6 स्वर्ण पदकों में से मनु भाकर की अगुवाई में भारत ने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धाओं में क्लीन स्वीप किया। इनमें मिक्स्ड महिला और पुरुष टीम शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने पुरुषों की 10 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। भारत भाकर ने दिन में 2 स्वर्ण पदक जीते। इस तरह से चैंपियनशिप में उनके स्वर्ण पदकों की संख्या 3 हो गई है। उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाकर, रिदम सांगवान और शिखा नारवाल की टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाकर, रिदम सांगवान और शिखा नारवाल की टीम ने बेलारूस को 16-12 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का रजत पदक भी भारतीय महिला टीम के नाम रहा। नवीन, सरबजोत सिंह और शिव नारवाल की पुरुष टीम ने भी बेलारूस को 16-14 से पराजित करके सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। आत्मिका गुप्ता ने राजप्रीत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। आत्मिका इस तरह से 2 रजत जबकि राजप्रीत 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने में सफल रहे। भारत पदक तालिका में अब 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर है। अमेरिका 4 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। शिव प्रकाश, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रणवीर, अगर हम देखें तो हमारे निशानेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि अगर हम उनके पिछले प्रदर्शन पर एक नजर डालें तो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो काफी कुछ उम्मीद थी हमारे निशानेबाजों से, पर शायद निशाना सही नहीं बैठा और वो चूक गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो इंडियन टीम में शूटिंग में जो टैलेंट आ रहा है वो गजब का टैलेंट है। सारा वर्ल्ड हतप्रभ है। मतलब रिसर्च करने वाली बात हो रही है कि हमारे जो उदीयमान शूटर्स हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, वो जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। ओलंपिक की बात छोड़ दें, उसके अलावा जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मनु भाकर को आप देखें, जब वो आई थी इंडियन टीम में 16 साल की थी और उन्होंने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जो यूथ ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2018 में। उसके बाद से लगातार वो उसी तरह का धमाकेदार परफॉर्मेंस देती रही हैं। हालांकि एशियन गेम्स में उस तरह का प्रदर्शन उनका नहीं रहा था। जहां तक ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में चूंकि ये शूटर्स नए हैं ऐसा कह सकते हैं, और यहां जो उनका परफॉर्मेंस टोक्यो में उस तरह का नहीं रहा है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में पेरिस में, जो जिसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, वहां पर हमारे ये शूटर्स, चाहे वो सौरभ चौधरी हो, मनु भाकर हो या उनके अलावा और दूसरे जो शूटर्स भी थे, वो उस तरह का प्रदर्शन दोहरा पाने में सफल होंगे। जहां तक रही बात जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि पेरू में चल रहा है जी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक स्पोर्ट्स है शूटिंग, उसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। चाहे वो सीनियर शूटर्स को लीजिए, चाहे वो जूनियर शूटर्स को लीजिए, मतलब जिस शूटर को टीम में डाला जाता है उस लेवल पर वो अपना परफॉर्मेंस देता है। तमाम अब शूटर्स के आप नए नए नाम सुन रहे हैं, ये आने वाले टाइम में भारत का भविष्य है। और जिस तरह से शूटिंग फेडरेशन इन शूटर्स को नर्चर कर रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है, जिस तरह का शेड्यूल बना रही है, वो आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की ओर इशारा जरूर करता है। जी बिल्कुल। और जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में अगर हम तालिका पर एक नजर डालें तो भारत 6 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर इस वक्त काबिज है। बात करते हैं कुश्ती की। भारत के रविंदर विश्व चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के डैटन डुएसफिक्स से हार गए हैं। उनके पास अभी भी रेपोशास के जरिए कांस्य पदक जीतने का मौका होगा। क्वालिफिकेशन दौर में उन्होंने मौजूदा चैंपियन बेका लोमाजे को शिकस्त दिया था। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले रविंद्र ने अपने तीनों मुकाबले में कड़ी चुनौती पेश की। उनके अलावा भारत के 3 अन्य पहलवान यश तुनीर 74 किलोग्राम भार वर्ग में, संदीप मान 86 किलोग्राम और अनिरुद्ध 125 किलोग्राम वर्ग में प्रतियोगिता के क्वालिफिकेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके थे, लेकिन रविंद्र से थोड़ी उम्मीद थी जो अब टूट गई है। बिल्कुल, जिस तरह का परफॉर्मेंस हिंदुस्तान के रेसलर्स ने दिया है उससे थोड़ा और बेहतर की उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए।
तो आने वाले टाइम में जो और दूसरे कॉम्पिटिशन्स होंगे वो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है कि अगली बार जो है कुश्ती में हम और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बात करते हैं मुक्केबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने घोषणा की है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिसंबर से तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी मनोज की ये रिपोर्ट। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिसंबर से इस्तांबुल में खेली जाएगी। इसमें कुल $2.6 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जो पुरुषों की प्रतियोगिता के बराबर ही है। खेल की विश्व संचालन संस्था लैंगिक समानता हासिल करना चाहती है और ये कदम इसी कड़ी में उठाया गया है। ये घोषणा AIBA अध्यक्ष उमर क्रेमलेव के इस्तांबुल के आधिकारिक दौरे के दौरान खेल के शीर्ष संस्था और तुर्की मुक्केबाजी महासंघ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने बताया कि इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाती है कि AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद की जाएगी। ये चैंपियनशिप 21 से 27 अक्टूबर को हरियाणा के हिसार में आयोजित होगी। स्पोर्ट्स स्कैन मनोज। जी हाँ, जैसा कि इस रिपोर्ट में भी हमने सुना कि जो पुरस्कार राशि है अब पुरुष और महिला दोनों की बराबर हो गई है, $2.6 करोड़ की है। और अब इस्तांबुल में ये महिला विश्व जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है दिसंबर में इस्तांबुल में आयोजित की जाएगी। क्या कुछ देखते हैं 21 से 27 अक्टूबर को अभी यहाँ पे हमारी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए और कैंप जो हो रहा है हिसार में, इसके बाद जो है हमारी टीम का सिलेक्शन भी होगा। क्या कुछ कह रहे हैं? लवलीना जिस तरह से ओलंपिक पे मेडल जीत करके लौटी है बॉक्सिंग पे, उसके बाद चूंकि जेंडर इक्वालिटी की बराबर बात हो रही है तो क्यों ना प्राइज मनी भी बराबर की जाए मैन और वीमेन सेक्शन में। और आईबा ने जिस तरह का ये डिसीजन लिया है कि अब महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि दी जाएगी, तो ये अच्छा और बेहतरीन कदम है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए। जी हाँ, तो ये तो बात थी महिला मुक्केबाजी की। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। सार्टेक स्टेडियम में इस समय डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मोहम्मद स्पोर्टिंग और KFC गोवा के बीच खिताबी मुकाबला हाफ टाइम तक गोल रहित बराबरी पर रहा है। अगर देखें तो विश्व के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप में मोहम्मदन स्पोर्टिंग की टीम 1940 में इस खिताब को जीतने वाली पहली ऐसी टीम बनी थी। 2013 में मोहम्मद स्पोर्टिंग ने दूसरी बार खिताब जीता था और अब गोवा जो है एक बड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में सामने आया है। और अगर हम देखें तो इस समय दोनों के बीच में मैच चल रहा है। जिस तरह का ये वर्ल्ड का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, सबसे पुराने तीसरा टूर्नामेंट है, एशिया का सबसे पुराना है। और इस टूर्नामेंट की खासियत ये है कि पिछले कुछ समय पहले तक ये दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में ये मैच टूर्नामेंट हुआ करता था जी। और 90s तक इसकी इतनी पॉपुलैरिटी थी कि टाइम से पहले गेट बंद कर दिए जाते थे, स्पेक्टेटर्स अंदर नहीं पहुंच पाते थे, जितने अंदर होते थे उससे ज्यादा बाहर रोड पर खड़े होते थे। तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इस टूर्नामेंट की रही है। और इसका इतिहास देखें, 1888 में पहली बार ये टूर्नामेंट शिमला में हुआ था और वहां ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे मिस्टर मार्टिनेज डूरंड, उन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। उनके नाम पे ये टूर्नामेंट होता है। और अब तक के इतिहास में जो कोलकाता की 3 दिग्गज टीम है, जिनमें से एक मोहम्मदन स्पोर्टिंग आज फाइनल खेल रही है, इसके अलावा मोहन बागान और ईस्ट बंगाल ने अब तक इस टूर्नामेंट में 16 बार टाइटल अपने नाम किया है। ये बड़ी बात जी बिल्कुल। और सेकंड हाफ का खेल जो है वो 0-0 पर है, तो इससे लग सकता है कि मैच कितने कांटे की टक्कर का है और दोनों ही टीमें इस खिताबी मुकाबले को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रणवीर, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया सिद्धार्थ।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।